Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under a series of MHI 5 History of Indian Economy, जिसमें करंटली हम इग्नू को मेन सोर्स रखते हुए MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर को कवर कर रहे हैं, राइट। MHI 5 की ये सीरीज़ है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी को देख रहे हैं और इसके अंडर ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे अप्रोचेस टू स्टडी मिडीवल इंडियन इकोनॉमी। अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो कौन कौन सी अप्रोचेस, कौन कौन से दृष्टिकोण हैं जिनसे हम मध्यकालीन भारत की इकोनॉमी को पढ़ते हैं, मिडीवल इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके एग्ज़ाम्स से देखें हम, ठीक है, आपके असाइनमेंट पर्पस से देखें और सिर्फ इग्नू के लिए ही नहीं, ये आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, जब मिडीवल इंडियन इकोनॉमी की बात आती है तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग बातें की हैं, ठीक है। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अलग बातें की है। उसी के बेसिस पे बेसिकली मिडीवल इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए तीन अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है: नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड रिविजनिस्ट, ठीक है। ये तीन बेसिक अप्रोचेस हैं क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग बात कर रहे हैं, तो एक डिवीज़न बनाने के लिए हमने जो है स्कॉलर्स को तीन तरह से डिवाइड किया है। नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, ठीक है। उसके बाद मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी और रिविजनिस्ट जिसको हम संशोधनवादी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें हमने तीनों की अप्रोच देखनी है, कौन क्या बता रहे हैं मिडीवल इंडियन इकोनॉमी के बारे में। उससे पहले हम जो है कॉलोनियल अप्रोच को भी देखेंगे, ठीक है। कॉलोनियल अप्रोच जैसे ब्रिटिशर्स होते थे, राइट, उनका क्या अप्रोच था, तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। और एक और बात, अभी जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे, कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम जो आपके नोट्स होते हैं स्क्रीन पे तो वो इंग्लिश में ही होते हैं, राइट। तो हम हिंदी मीडियम के होते हैं कई स्टूडेंट्स जैसे, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने ट्राई किया है आज कि हम अपनी वीडियो में हिंदी में भी नोट्स को इंक्लूड करें, इंग्लिश में भी। तो आप देख सकते हैं ये हिंदी में भी लिखे गए हैं। तो मैं ऐसा करूँगी, एट द एंड ऑफ वीडियो हम 2 मिनट का स्क्रीन पॉज रखेंगे और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, नेशनलिस्ट अप्रोच की बात आती है, जब राष्ट्रवादी अप्रोच की बात आती है, राइट, तो इसको क्या है, ये 19वीं सेंचुरी के बीच में जो कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस थे, ठीक है, कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनके इतिहासकार थे, ठीक है, उपनिवेशिक जो दृष्टिकोण दिखाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि देखिए, अब उनको अपना रूल, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है, उनको ब्रिटिश रूल को अच्छा दिखाना होता था, ठीक है। तो वो क्या बोलते थे कि भाई पहले तो इंडिया में जो है मध्यकालीन भारत में, मिडीवल इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे, रूलर्स थे, राइट, मुगल्स थे, उनके अंडर जो है इंडियन इकोनॉमी बर्बाद ही हुई है, राइट। ये यूरोपियंस थे, ये ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इकोनॉमी को एक अच्छा रूप दिया, ठीक है। तो ये बात बोलते हैं वो। अब उसमें क्योंकि उनको वही है कि उनको ब्रिटिशर्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाना था, इसलिए उससे पहले बोलते हैं कि जो मिडीवल रूलर्स थे हमारे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के या मुगल्स के, उन्होंने ऐसी कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट की जिनसे जो है इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने एग्ज़ाम में भी मेंशन करना है अगर आपको कॉलोनियल व्यू पॉइंट की बात आती है। W.H. मोरेलैंड, ठीक है, W.H. मोरेलैंड क्या बोलते हैं कि वो इंडियन इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड के बेस पे, ठीक है, और बोलते हैं कि उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो इतनी मतलब लग्जरियस लाइफ जीते थे, ठीक है, कंफर्ट्स की बात करते थे, तो वो
देख नहीं रहे थे कि हम सोसाइटी का पैसा किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं। उनको बस ये होता था कि हमें अच्छी लाइफ जीनी है, जो हमारे रूलर्स होते थे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते थे, बहुत सारे टैक्सेस वगैरह आम लोगों पे लगाते थे। फिर उसके बाद वो जो है प्रोडक्शन को पूरा कंट्रोल करते थे, ठीक है। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कुछ भी था तो मेन जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे सबको उसको कंट्रोल करते थे, ठीक है। लोगों पे टैक्स लगाते थे, तो कहीं ना कहीं जो इंडियन इकोनॉमी की हालत थी उससे जो है बिगड़ गई थी, ठीक है। ये बोलते हैं हमारे कॉलोनियल जो हिस्टोरियंस हुए हैं, फॉर एग्जांपल W.H. मोरलैंड, ठीक है। तो इस तरह से वो दिखाते हैं कि मिडीवल जो इकोनॉमी थी उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, राइट। बट हमारे इसके उल्ट, ठीक है, इसके रिस्पांस में हमारे इंडियन कुछ हिस्टोरियंस हुए जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कॉलोनियल व्यू पॉइंट को कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारा मिडीवल टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तब भी हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी थी, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ उस टाइम पे रूलर्स ने बस बिल्कुल भी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसको एक पॉजिटिव अप्रोच फॉलो की इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे पहले, अगर हम अर्लीस्ट हिस्टोरियंस में देखें तो इरफान हबीब ने, ठीक है। इरफान हबीब ने जो ये मोरलैंड का क्लेम था उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया अबाउट द बैकवर्डनेस ऑफ मिडीवल इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने कहा कुछ ऐसा नहीं था कि हमारी जो मिडीवल इकोनॉमी थी ये बैकवर्ड थी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो थे कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे उनका यही मानना होता था कि ये इनकी इकोनॉमी जो थी वो पछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी। ये यूरोपियंस थे, ये ब्रिटिशर्स थे जो जिन्होंने डेवलपिंग बनाया, ठीक है। बट इरफान हबीब इसको रिजेक्ट करते हुए बोलते हैं कि हमारी जो मिडीवल इकोनॉमी भी थी वो भी डेवलपिंग थी उस टाइम पे, ठीक है। हाँ रूलर्स होते थे, उनके हाथ में प्रोडक्शन थी बट कम्प्लीटली उनके हाथ में भी नहीं थी, पूरा प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं था। जो हमारे कल्टीवेटर्स होते थे, किसान लोग थे, उनके पास भी लैंड राइट्स होते थे। फिर आपको पता है जैसे आप कोई भी देखेंगे, मुगल्स की बात करें, जागीरदार्स होते थे, राइट, है ना। तो काइंड ऑफ जब हम इंडियन फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, ज़मींदारों की बात करते हैं, तो लोकल लेवल पे भी जो है ज़मींदार जागीरदार होते थे, उनके हाथ में भी लैंड्स होती थी, राइट। वो हमारे स्टार्टिंग से जैसे मिडीवल इकोनॉमी में चलता आया कि लैंड ग्रांट्स होती थी, है ना। तो ये नहीं हम बोल सकते कि पूरा कंप्लीट हमारा सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी, सिर्फ रूलर्स के हाथ में थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन कल्टीवेटर्स को भी लैंड राइट होते थे, ठीक है। वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। और साथ ही साथ इरफान हबीब ये भी बोलते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड का कॉन्सेप्ट भी उस टाइम पे था। ये नहीं था कि सारी लैंड जो थी स्टेट के हाथ में थी, आम जनता के पास भी लैंड होती थी, राइट। फिर सेकेंडली इसके बाद ये भी बात करते हैं, वो ट्रेड की तरफ भी लेके जाते हैं कि मिडीवल इंडिया में ट्रेड भी अच्छा खासा होता था, ठीक है। आप देखेंगे यूरोपियन साइड पे अच्छा खासा ट्रेड था, साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, इंडियन ओशियन के थ्रू अच्छा ट्रेड होता था। तो हमारा ट्रेड भी फ्लोरिश हुआ है मिडीवल इंडिया में, ठीक है। इसलिए ये जो इकोनॉमी थी ये डेवलपिंग थी, बैकवर्डनेस नहीं थी। इस तरह से जो कॉलोनियल व्यू पॉइंट था मिडीवल इंडियन इकोनॉमी का, उसको रिजेक्ट किया इरफान हबीब ने, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कॉलोनियल व्यू पॉइंट। अब जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, राष्ट्रवादी अप्रोच है, वो भी इस कॉलोनियल व्यू पॉइंट को जो है क्रिटिसाइज़ करती है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि जो कॉलोनियल रूल है यही रिस्पॉन्सिबल है मिडीवल इकोनॉमी के ब्रेक डाउन का, ठीक है। ना कि हमारे पहले जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे या मुगल्स थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो कॉलोनियल रूल आया है, ब्रिटिश रूल आया है, इसके कारण हमारी जो मिडीवल इकोनॉमी हुई है उसकी मतलब हालत ख़राब हुई है। जैसे आपको पता है हमारे कुछ लीडर्स हुए थे कांग्रेस के, फॉर एग्जांपल जैसे मॉडरेट्स में दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया का पैसा लूटा, राइट। वो सारा इंडिया को लूट के ब्रिटेन में लेके जाते रहे। तो ये भी ऐसे बोलते हैं नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियंस हुए हैं कि कॉलोनियल रूल ही जो था वो रिस्पॉन्सिबल था मिडीवल इकोनॉमी के ब्रेक डाउन का, ठीक है। वो बोलते हैं कि अगर ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस नहीं होती, कॉलोनियल जो रूल था हमें नहीं लूटता, तो हम भी एक अच्छी खासी इकोनॉमिक पावर बने होते, हम भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले उस पर
फेज पे होते, ठीक है। तो इस तरह से नेशनलिस्ट अप्रोच है, राष्ट्रवादी अप्रोच है। और आप देखेंगे ये जो राष्ट्रवादी अप्रोच है ये हमें, और साथ में मार्क्सिस्ट अप्रोच भी, ये दोनों जो व्यू पॉइंट्स हैं हमें कौन से वर्क में मिलते हैं ये आपको मेंशन करना होगा एग्ज़ाम में। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये पब्लिश हुए हुए हैं, उसमें से हमें नेशनलिस्ट अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच का पता लगता है, ठीक है। तो ये हमने देखा नेशनलिस्ट अप्रोच अच्छे से, जो बोलते हैं कि कॉलोनियल जो हिस्टोरियंस कह रहे हैं वो गलत बात है। इवन जो कॉलोनियल रूल हुआ उसके कारण इंडिया इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गया कि हमारी इकोनॉमी ब्रेक डाउन हो गई और हम कहीं ना कहीं एक अच्छी पावर, इकोनॉमिक पावर बनते बनते रह गए, ठीक है। उसके बाद आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सवादी अप्रोच भी जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बेसिकली ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसी को और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। तो इसमें जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच में दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे हिस्टोरियंस। एक तो जो नेशनलिस्ट अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रवादी अप्रोच है उसको फॉलो करते हैं। दूसरे जो हैं वो उसके अपोज में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नेशनलिस्ट को सपोर्ट करते हैं वो यही बोलते हैं कि हाँ, अगर ब्रिटिश रूल नहीं होता, ब्रिटिश रूल ने एक्सप्लॉयट नहीं किया होता इंडिया को, तो इंडिया हम पक्का से जो है एक अच्छी इंडस्ट्रियल पावर बन जाता और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टेज को रीच कर जाता, ठीक है। बट अदर जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है मार्क्सिस्ट में, वो बोलता है कि नहीं, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्होंने तो एक्सप्लॉयट किया, बट उसके साथ पहले भी मिडीवल इंडिया में, ठीक है, जो हमारे प्रोड्यूसर क्लास थी वो एक्सप्लॉयट हो रही थी बाय टू ग्रुप्स, ठीक है, दो ग्रुप्स उसको एक्सप्लॉयट कर रहे थे। कौन कौन से? पॉलिटिकल एंड लैंड ओनर नेक्सस, दूसरा मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि कैसे जो है रूलर्स ने एक्सप्लॉयट किया कहीं ना कहीं जो हमारी लेबर क्लास थी, हमारे पीजेंट्स थे, जो बेसिकली प्रोडक्शन भी करते थे, बट उसके साथ साथ पूरा जो रेवेन्यू क्रिएट हुआ, वो जो पूरी प्रोडक्शन होती थी वो सारी जो है रूलिंग क्लास और एरिस्टोक्रेट्स को दे देते थे, राइट। और उसके बाद उनको टैक्सेस भी पे करने होते थे। तो किस तरह से जो है हमारी प्रोड्यूसर क्लास एक्सप्लॉयट हो रही थी, हमारे किसान लोग एक्सप्लॉयट हो रहे थे। और जब वो जो है टैक्सेस वगैरह नहीं दे पाते थे, ठीक है, फिर वो मनी लेंडर्स के पास जाते थे, ठीक है, साहूकार के पास कि हाँ हमें कुछ लोन दे दो। और वो जो थे वो उसका फ़ायदा उठा के उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे, जिस वजह से हमारी जो लोअर हमारी प्रोडक्शन क्लास थी, बेसिकली लो पीजेंट्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट हुए थे, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट का जो दूसरा ग्रुप है वो इस तरफ लेके जाते हैं कि हाँ, हमारी मिडिवल इंडियन इकोनॉमी में भी अगर देखें तो हमारी प्रोड्यूसर क्लास उस वक्त एक्सप्लॉयट हो रही थी, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि जो ये क्लासेस थी, ठीक है, चाहे आप रूलिंग क्लास देख लीजिए, आप एरिस्टोक्रेट्स को देख लीजिए, जो ये इलाइट लोग थे, ये पैसे को, ठीक है, प्रोडक्शन क्लासेस से लेके उनसे पैसा लेते थे, टैक्सेस अच्छा खासा लेते थे, और सारा जो सरप्लस होता था उसका खर्चा नॉन प्रोडक्टिव कोर्स पे कर देते थे, ठीक है, जिसका कुछ प्रोडक्शन में नहीं यूज़ होता था, ठीक है, जिस वजह से इकोनॉमी हमारी गड़बड़ा रही थी, ठीक है, इकोनॉमी वॉज गेटिंग डिविंडल्ड, राइट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो ये प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, उनके सरप्लस को डिस्ट्रॉय कर रही थी रूलिंग क्लास एंड लैंड ओनर क्लास, राइट। उसके बाद ये बोलते हैं कि इसलिए दैट्स वाई दिस फेज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन फेज नॉर अ फेज शोइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसलिए ये जो फेज़ है इसको हम नहीं बोल सकते कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को की पॉसिबिलिटी शो कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बोलते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन क्लास एक्सप्लॉयट हो रही थी, जो रूलर्स थे, ठीक है, वो अराउंड 40% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो ले लेते थे, ठीक है, कैश में, और उसके बाद जो है कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ों पे नहीं स्पेंड किया जाता था पैसा, ठीक है। दूसरी बात, जो ये यूरोपियंस आए, कॉलोनियल रूल आया, इससे क्या हुआ
इससे और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गई, बर्डन जो इंडियन प्रोड्यूसर पे था वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, राइट। ठीक है, सो वी कैन से दैट द colonial रूलर्स एडेड ऑन द बर्डन ऑफ इंडियन प्रोड्यूसर। ओके, इन्होंने बर्डन ऐड किया, बट उससे पहले भी जो है हमारी इंडियन प्रोड्यूसर क्लास एक्सप्लॉयट हो रही थी। ठीक है, तो ये बोलते हैं मार्क्सिस्ट का सेकंड ग्रुप। बट उसके बाद इसका भी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो मार्क्सिस्ट हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेट कंट्रोल पे एम्फोसिस किया है, बहुत ज़्यादा जोर दे दिया स्टेट कंट्रोल पे। ये बोलते हैं हाँ ठीक है स्टेट कंट्रोल था, सरकार पैसा ले रही थी, राइट, बट उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी भी थी, लोकल रूलर्स भी होते थे, फ्रीडम भी होती थी। अगर पूरा जो अगर सेंट्रलाइज्ड ही होता जैसे मौर्यन एम्पायर में था, राइट, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें आनी नहीं थी जो मुगल्स में हम जागीरदारी क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, फ्यूडलिज्म वाली बात करते हैं, तो वो चीज़ें आनी ही नहीं थी। ठीक है, आपको पता होगा जब हम मिडिवल इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं उसको पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि मुगल्स में भी बोलते हैं कि जो जमा और हासिल होता था, राइट, जमा और हासिल क्या कि जो लैंड रेवेन्यू जो था उसको एस्टिमेट किया जाता था कि इतना आएगा, राइट, उसके बाद जो असल में लैंड रेवेन्यू आता था तो उसमें हमें फ़र्क दिखता था। ठीक है, जितना एस्टिमेट होता था उतना नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि करप्शन हो रही थी। जो ये ज़मींदार लोग थे, जागीरदार लोग थे, ये अपने घर भर रहे थे, राइट, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो ऑटोनॉमी थी, रूलर्स ने ऑटोनॉमी दे रखी थी। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा प्रॉपर सेंट्रलाइज था, पूरा अच्छा खासा स्टेट कंट्रोल था, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जो ये रिविजनिस्ट हैं, ठीक है, जो ये संशोधनवादी हैं, ठीक है, तो ये यही बोलते हैं कि मार्क्सिस्ट जो है ये स्टेट कंट्रोल पे ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं और इन्होंने जो इंडियन इकोनॉमी है उसको सिर्फ फेलिंग एग्रीकल्चर के बेस पे दिखा दिया। ठीक है, कि एग्रीकल्चर उस टाइम अच्छे से नहीं हो रहा था, गड़बड़ हो रही थी, इसलिए जो है मिडिवल इंडियन इकोनॉमी भी उस टाइम पे सही कंडीशन में नहीं थी। ठीक है, तो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं इस तरह से मार्क्सिस्ट व्यू को। अब उसके बाद रिविजनिस्ट व्यू जो आता है उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, हमने अभी जैसे देखा कि कैसे संशोधनवादी जो इतिहासकार हैं उन्होंने मार्क्सवादियों को जो है क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं रिविजनिस्ट अप्रोच में। तो इसमें एक हिस्टोरियन आते हैं क्रिस बेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। इनका एक वर्क था रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार्स। ठीक है, इसमें इन्होंने जो है रिविजनिस्ट अप्रोच की बात की है और इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने 3 बेसिस पे बेसिकली जो क्रिटिसाइज़ किया मार्क्सिस्ट को। एक तो अभी हमने देखा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात। ठीक है, ये बोलते हैं कि ये ज़्यादा ही जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उतना ज़्यादा भी नहीं था। ठीक है था, बट उतना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन भी नहीं था, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी जमा और हासिल की। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सेंटर भी जो है कहीं ना कहीं मतलब उसको भी क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे, राइट। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या है कि अगर ऑटोनॉमी थी तभी आप देखेंगे कंट्री साइड पे, ठीक है, धीरे धीरे स्मॉल अर्बन सेंटर्स बन रहे थे, मार्केट्स बनने लगी थी, तो ऑटोनॉमी थी इसीलिए वो हो रहा था। ठीक है, उसके बाद जो थे एक हम जो जैसे बात करते हैं कि लैंडेड ग्रुप्स थे, राइट, एलाइट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, इन्होंने जो ज़मींदार थे बड़े बड़े, ठीक है, ये लोग जो है अपनी लग्जरियस लाइफ पे ही खर्चा कर रहे थे, है ना। इनको कोई भी अच्छी खासी मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की उसकी कुछ भी इनको ज़रूरत नहीं थी, ये करते नहीं थे। बट ऐसा नहीं था, मार्क्सिस्ट ये बोलते हैं कि ज़्यादा इस चीज़ों को दिखा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जो हमारे लैंडेड ग्रुप्स थे ये खर्चा करते थे, ठीक है, हाँ अपनी लाइफ पर चलो वो करते होंगे, बट साथ के साथ ये इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर को फाइनेंस करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर के जो एडवांस इनपुट्स थे उस पर भी खर्चा कर रहे थे ताकि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। फिर धीरे धीरे मार्केट्स को डेवलप करने में भी ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो इस तरह से हम कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि भाई ये इनको कोई भी प्रोडक्शन वगैरह की पड़ी नहीं थी। ठीक है,
प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने को कुछ नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ अपनी लाइफ पे, अपने कंफर्ट पे देख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। फिर दूसरी बात ये बोलते हैं कि हम अगर बात कर रहे हैं कि मार्क्सिस्ट ने जो है वो एग्रीकल्चर के बेस पे इकोनॉमी दिखाई, राइट, बट इन्होंने इग्नोर कर दिया कि उस टाइम पे हमारा ट्रेड भी जो है अच्छा खासा डेवलप हो रहा था। यूरोपियंस आए, उनकी वजह से आपको पता है हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए थे, राइट। स्टार्टिंग में हमारे इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स बने, फिर उसके बाद जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, वो एक साइड पे जो है यूरोप से कनेक्ट हो रहा था, फिर ठीक है साउथ एशियन कॉन्टेक्ट्स थे, तो अच्छा खासा ट्रेड डेवलप हो रहा था। और जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, वो अभी खुद अपनी डेस्टिनीज, ठीक है, अपना फ्यूचर वो सेट करने लग गए थे। तो इस तरह से हमारे ट्रेड एक्टिविटीज़ भी उस टाइम पे अच्छा खासा फ्लोरिश हो रही थी मिडीवल टाइम में, राइट, ठीक है। और उनको अगर वो इतना कैसे फ्लोरिश हो रही थी, अगर उनको स्टेट से कुछ फ्रीडम मिल रहा था, कुछ फ्री मार्केट्स थी, तभी वो इतना फ्लोरिश कर सकती हैं, राइट। अगर आप कहेंगे कि सारा कुछ कम्प्लीटली स्टेट के हाथ में है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, तो कैसे वो जो है मार्केट्स फ्लोरिश करती, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कि मार्केट्स ने फ्लोरिश किया, हमारे पास एविडेंसेस हैं, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि जो है हमारा मिडीवल इंडियन एग्रीकल्चर, मिडीवल इंडियन इकोनॉमी कम्प्लीटली एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, जो फेल हो रहा था और स्टेट बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ था वो चीज़ें भी, बट जो है दूसरी साइड पे हमारे फ्री मार्केट्स, हमारा ट्रेड, ये सब चीज़ें भी फ्लोरिश हो रही थी। तो इस तरह से जो रिविजनिस्ट हैं, ठीक है, संशोधनकारी इतिहासकार हैं, उन्होंने मार्क्सवादी को जो है क्रिटिसाइज़ किया। तो हमने अच्छे से देखा कि कैसे जो है कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे वो क्या बोलते हैं। उसके बाद नेशनलिस्ट अप्रोच जो है वो क्रिटिसाइज़ करती है कॉलोनियल अप्रोच को, ठीक है। फिर हमने देखा मार्क्सिस्ट अप्रोच और रिविजनिस्ट अप्रोच को, राइट। तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया, ठीक है। हमने ये अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी ये अभी जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में, ठीक है, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी के नोट्स हैं। मैं 1 मिनट यहाँ पे ही पोज कर रही हूँ, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जैसे ये मैंने प्रॉपर लिख दिया है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है, और उसके बाद संशोधनवादी दृष्टिकोण। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के लेक्चर को यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अब जैसे अगर आपने मतलब और वीडियोस नहीं देखी, अभी हमारी MHI 1 की भी सीरीज़ चल रही है, 4 की भी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखी, आप वो देख सकते हैं, उसमें भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो वो देख सकते हैं। और MHI 1 में जो है हम असाइनमेंट को भी अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो देखिए। और उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कोई भी जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए हम अच्छे से जो है MHI 1, 2, ठीक है, 2 भी स्टार्ट करेंगे, 4, 5 को अभी हम करंटली अच्छे से कवर कर रहे हैं, राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपका कुछ भी फीडबैक है तो वो आप देख सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ पे भी फीडबैक दे सकते हैं। बाकी आपकी कुछ भी क्वेरीज़ है, इग्नू के नोट्स के रिलेटेड आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।